आज हम आपको 9वीं कक्षा के अर्थशास्त्र के प्रथम अध्याय पालमपुर गांव की कहानी के संदर्भ में पालमपुर में जो खेती की जाती है उसके विषय में पढ़ाऊँगा। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया आपको कि पालमपुर में भूमि स्थिर है और 1960 के दशक तक उस गांव की सभी बंजर भूमि को खेती योग्य बना दिया गया था। 75% लोग कृषि पर निर्भर हैं। फिर उसी भूमि के टुकड़े पर क्या उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, उसमें हमने आपको दोनों तरीके, एक बहुविध फसल प्रणाली और दूसरा कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग, जिसमें कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों, उत्तम उन्नतशील किस्म के बीज और सिंचाई के आधुनिक साधन का उपयोग, कृषि यंत्रों का प्रयोग। तत्पश्चात हमने भूमि की धारणीयता के संदर्भ में बताया कि भूमि में आधुनिक कृषि विधियों के प्रयोग से, विशेष करके रासायनिक उर्वरकों से प्रयोग से कई सारी परेशानियां पैदा होती हैं और उससे उसकी धारणीयता और उसके उपजाऊपन को लंबे समय तक मेंटेन करना, कायम रखना बड़ा ही कठिन हो जाता है। इस संदर्भ में ये बॉक्स में जो स्रोत द ट्रिब्यून चंडीगढ़ ने दिया है, इसको आप पढ़ करके ज्ञात कर सकते हैं कि किस प्रकार से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति पे और जो सॉइल टेक्सचर है, मृदा का निर्माण, मृदा का संरचना, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो तीनों बातों का अध्ययन करने के बाद अब चौथा आपको पढ़ना है पालमपुर में किसानों के बीच भूमि का वितरण। तो इस संदर्भ में आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि पालमपुर गांव में कुल कितने परिवारों की संख्या है। 450 परिवार हैं और उसमें से 1/3 परिवार यानी 150 परिवारों के पास खेती के लिए कोई भूमि है ही नहीं, वो भूमिहीन हैं और अधिकांश उसमें से दलित हैं। 240, 450 में 150 के पास ज़मीन नहीं है। 240 ऐसे परिवार हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है खेती के लिए, और जो खेती से उनकी आमदनी होती है वो उनके परिवार को पूरा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, जिससे उन्हें अन्य और कार्य करने पड़ते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए। ऐसे लोगों को हमारे यहाँ कहते हैं कृषि में लघु कृषक, छोटे किसान। और 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से, वो मध्यम वर्ग के किसान हैं, 2 हेक्टेयर से प्रति किसान परिवार ज़्यादा ज़मीन है। तो 60 परिवार ऐसे किसानों का है जिनमें प्रत्येक के पास कम से कम 2 हेक्टेयर या उससे थोड़ा सा अधिक ज़मीन है। और कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़े किसानों में आते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है। तो इस तरह से वितरण को आप देखिए कि 150 लोगों के पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है और 240 परिवार ऐसे हैं, 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, यानी 390 ऐसे परिवार हैं जिनके पास 150 के पास ज़मीन नहीं है, 240 के पास 2 हेक्टेयर से, 240 के पास 2 हेक्टेयर से कम है। 60 परिवारों में से प्रत्येक के पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है और इसमें से कुछ के पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। तो इस तरह से भूमि का वितरण जो है वह असमान है। असमान वितरण पालमपुर में, कमोबेश भूमि का वितरण असमान है। आप इस वितरण को अपने पेज नंबर 6 पे, एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 पे आप देखिए कि किस तरह से पालमपुर के भूमि का वितरण ये दर्शाया गया है। चित्र 1.5
जिसमें कि पालमपुर में भूमि का वितरण दर्शाया गया है। इसमें छोटे छोटे प्लाट हैं देखिए, और कुछ बड़े प्लाट हैं, कुछ मध्यम वर्ग के प्लाट हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें तो आप चित्र में कार्नर में दोनों तरफ छोटे छोटे प्लाट देखेंगे हैं, और जो बड़े प्लाट हैं वो उनकी संख्या कुछ कम है। इसका मतलब है कि जो बड़े किसान हैं ज़मीन तो ज़्यादा ऑक्यूपाई किए हैं, लेकिन उन परिवारों की संख्या कम है, और छोटे किसान, लघु किसान जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में हैं, और थोड़े से मध्यम किसान हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार के कृषक मोटे तौर पे, एक बड़े किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन है, मझले किसान जो 2 हेक्टेयर और उससे थोड़ा ज़्यादा उनके पास ज़मीन है, और छोटे या लघु कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, और चौथे हैं भूमिहीन श्रमिक। तो इस तरह से ये असमान वितरण आपकी पुस्तक में भी दर्शाया गया है, पालमपुर में है, और कमोबेश यही स्थिति पूरे देश में है। आप देखेंगे कि पालमपुर में इस तरह से भूमि का वितरण जो दिखाया गया है कि अधिकांश लोगों के पास ज़मीन नहीं है, या थोड़ी सी ज़मीन है, और थोड़े से लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन है। और अब आप देखिए, आइए चर्चा करें, इस चित्र को देखिए। इस चित्र में दर्शाया गया है कृषि की आधुनिक और कुछ प्राचीन विधियों को फोटोग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है। चित्र 1.6 खेतों में कार्य, गेहूं की फसल कटाई, बीज बोना, बीज की बुवाई, कीटनाशकों का छिड़काव तथा आधुनिक एवं परंपरागत विधियों से फसलों की जुताई। ये देखिए, आधुनिक और परंपरागत विधियों से फसलों की जुताई और बुवाई। ये चित्र में ऊपर देखिए, ये फसल की पहले चित्र में कटाई है, और दूसरे तरफ 2 बैल बने हुए हैं जिनके माध्यम से खेतों की जुताई होती है। ये देखिए, पहले हाथ से छिड़काव हो रहा है, लेकिन अब आप देखिए यहाँ चित्र में दूसरी ओर एक स्प्रे मशीन लेकर के स्प्रे किया जा रहा है। चित्र में दाहिनी तरफ आप देखिए ट्रैक्टर और सीढ़ी लगी हुई है जो बुवाई कर रही है और जुताई कर रही है, जबकि पहले चित्र आपके बाएं तरफ अगर आप देखिए तो उसमें बैलों को दिखाया गया है जो पारंपरिक प्राचीन तरीके से खेतों की जुताई और बुआई होती थी, और दाहिनी तरफ आपका आधुनिक तरीके से दिया गया है। तो आइए चर्चा करें। चित्र 1.5 में, क्या तुम छोटे किसानों द्वारा खेतों में प्रयुक्त भूमि को छायांकित कर सकते हो? किसानों के इतने अधिक परिवार भूमि के इतने छोटे प्लाटों पर क्यों खेती करते हैं? इस संदर्भ में चर्चा करिए। आरेख 1.1 में ये देखिए 2 वृत्त चित्र दिए हुए हैं आपकी पुस्तक में। आरेख 1.1 का अध्ययन करिए और आप पाएंगे इस वृत्त चित्र में दर्शाया है, एक तरफ दिया है कृषि क्षेत्र और दूसरी तरफ है आपके कृषकों की संख्या। आप चाहें तो इस आरेख का इसमें दिखाया गया है, इसको सारणी के माध्यम से भी दर्शा करके देख सकते हैं। तो पहला कृषि क्षेत्र का है कि और दूसरा कृषकों की संख्या। अगर इस वृत्त चित्र को आप देखें, दोनों वृत्त चित्रों को, तो ध्यान से, तो पहले आपको समझना होगा कि जो डार्क है वो मझोले और बड़े किसान, बिग एंड मीडियम फार्मर, और जो लाइट है, हल्के कलर में है, वो उसमें मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, सीमांत और छोटे लघु कृषक हैं। अब ये चित्रों से स्पष्ट हो गया कि जो चित्र डार्क है उसमें बड़े किसान हैं, और जो चित्र बड़े किसान और मध्यम किसान हैं, और जो हल्के कलर का है वो सीमांत, मार्जिनल फार्मर एंड स्मॉल फार्मर, 2 हेक्टेयर से कम, और सीमांत में बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी भी जो ज़मीन है वो सीमांत मार्जिनल फार्मर में आते हैं। आप पहले चित्र को देखिए, कृषि क्षेत्र डार्क है 55.4%, यानी, और डार्क का मतलब मझोले और बड़े कृषक,
तो जो बड़े किसान हैं, मीडियम किसान हैं, और वो पूरे भारत में जो कृषि क्षेत्र है उसका 55.4% एरिया कृषि क्षेत्र को उनके कब्जे में है। खेती की जो ज़मीन है उसका 55 आधे से ज़्यादा बड़े और मझोले किसानों के नियंत्रण में है, और 44.6 वो सीमांत एवं छोटे कृषकों के कंट्रोल में है। अब दूसरी तरफ आइए देखिए कृषकों की संख्या पूरे देश में क्या है। हमारे देश में बड़े और मीडियम फार्मर्स, बड़े और मझोले किसान हैं 15%, और सीमांत एवं लघु कृषक छोटे कृषक हैं उनकी संख्या 85% है। तो अब आप देखिए 15% लोगों के पास कुल कृषि क्षेत्र का 55% लगभग उनके नियंत्रण में है। कुल कृषि क्षेत्र का 55.4% भाग केवल 15% लोगों के नियंत्रण में है, उस स्वामित्व में है कृषि क्षेत्र का, और बचा हुआ 44.6% कृषि क्षेत्र वो बचे हुए 85% कृषकों के नियंत्रण में है। आप चाहें तो इसको इस सारणी से भी दिखा सकते हैं चित्र में, ऐसा नोट्स बना सकते हैं कि किस किस तरह की स्थिति है। देखिए आप इस 1.1 को जो वृत्त चित्र दिखाया गया है, वृत्तीय चित्र, उसको आप सारणी के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। मझोले व बड़े कृषक 15% जो किसान हैं उनके पास 55.4% की भूमि है, और सीमांत व छोटे लघु कृषक 2 हेक्टेयर से कम वाले 85% वो संख्या है उनकी, जबकि उनके पास 44.6% भूमि। तो इस तरह से आपने देखा कि कृषकों के बीच कृषि योग्य भूमि का वितरण दिखाया गया है। और अब चर्चा करने का विषय है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पालमपुर में कृषि भूमि का वितरण समान है? क्या भारत में भी ऐसी ही स्थिति है? व्याख्या कीजिए। मैंने पहले भी चर्चा की कि जिस प्रकार से पालमपुर में भूमि का वितरण है, कमोबेश ठीक यही स्थिति पूरे देश में है कि किसानों के बीच भूमि का वितरण असमान है। ये हमारे कृषि का एक संस्थागत दोष है, जिसके कारण गाँवों का विकास में और किसानों के विकास में बहुत सारी समस्याएं आई। अब आते हैं हम देखिए 5वां, जैसा कि हमने आपको बताया अभी सारी चर्चाएं हमारी भूमि पर केंद्रित थी, चाहे वो भूमि की स्थिरता पर थी, भूमि की उर्वरता पर थी, और भूमि के उत्पादकता पर थी कि कैसे उत्पादकता को बढ़ाएं, फिर भूमि की धारणीयता पे थी, भूमि के वितरण पर थी। तो अब तक 4 बिंदु हमने भूमि से संबंधित पढ़ा, जो उत्पादन का पहला कारक है। अब दूसरा कारक जो है वो महत्वपूर्ण है श्रम। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं, इस तरह से वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लाते हैं। तो आपने देखा कि जो छोटे किसान हैं, जिनकी संख्या 85% है, सीमांत कृषक हैं, वो लगभग अपने परिवार के सदस्यों से ही अपना काम चला लेते हैं। तो इस तरह से भाड़े के लिए श्रमिकों की जो आवश्यकता पड़ती है वो कितने प्रतिशत किसान? 15%। मझोले व बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों पर किराए पर लेते हैं, भाड़े के श्रमिक, और सामान्यतया ऐसे श्रमिक भूमिहीन होते हैं। आइए चर्चा करें। खेतों में किए जाने वाले कार्य को चित्र 1 में पहचानिए तथा इनका उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खेती में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लाटों में खेती करने वाले परिवारों से। खेतों में काम करने वाले श्रमिक का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है।
मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोज़गार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। जो समय, जो कार्य इनको मिलता है अवधि रोजगार की, उसमें भी बहुत सारी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर डाला और रामकली की कहानी है। चित्र 1.7 का अध्ययन करिए और देखिए डाला और रामकली के बीच क्या संवाद चलता है। ये कहता है डाला, आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वह भी बहुत कम दिनों के लिए। तो रामकली कहती है घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर ख़रीदा है। हार्वेस्टर एक मशीन होती है जिसके माध्यम से फसल की कटाई होती है। इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम समय का काम किया था। अब देखिए फिर कहता है डाला, हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहाई के लिए थ्रेसर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को छिड़कते हैं। तो ये कहती है इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्ठे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी क्योंकि रोज़गार के अवसर अवधि मशीनों के आने के कारण कम हो गई है। ये कहता है डाला, मुझे स्थानीय साहूकार को 2000 रुपये देने हैं। मैंने पिछली गर्मियों में 1000 रुपये लिए थे जब खेतों में काम नहीं था। मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊँगा? मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से काम करता हूँ, तो जो ऋण लिया है साहूकार से उसे पूरा कैसे करेगा? तो इस प्रकार कृषि यंत्रों के आने के कारण, आधुनिकीकरण के कारण डाला को ये कम काम मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है। और इधर रामकली भी कहती है मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर दिया। आपने देखिए कमोबेश चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जो भूमिहीन श्रमिक है उसको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है श्रमिकों को, जबकि श्रम कृषि में एक महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन मशीनों के आने से और केवल बड़े और मझोले किसानों द्वारा ही भाड़े के श्रमिक किराए के श्रमिक लिए जाते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है। इस कारण से श्रमिकों के सामने समस्या पैदा रहती है और उन्हें प्रवास के लिए बाहर जाना पड़ता है। और इसके साथ साथ देखिए इसमें दिया हुआ है कि 300 रुपये रोज़गार, ये न्यूनतम वेतन प्रतिदिन का मार्च 2017 के आधार पर सरकार ने जो निर्धारित किया है 300 रुपये, लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतिहर मजदूर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतिहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में हैं। आपने देखा कि उनकी क्या स्थिति है दोनों की। तो इस तरह से अब आइए इस पर चर्चा करें। डाला तथा रामकली जैसे खेतिहर श्रमिक गरीब क्यों हैं, इस विषय में चर्चा करके बताइए आप उन दोनों की कहानी देखने के बाद। और दूसरा है गोसाई और मझौली, उत्तर बिहार के 2 गांव हैं। दोनों गांवों में कुल 850 परिवारों में 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर में काम कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रवास अधिसंख्य भारतीय गाँवों में होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं? क्या आप इस बात की व्याख्या अपनी कल्पना के आधार पर कर सकते हैं कि गोसाईपुर और मझौली के प्रवासी अपने गंतव्यों पर किस तरह का काम करते होंगे? अभी हाल में ही देखा आपने प्रवासी मजदूरों का, जब ये कोरोना और लॉकडाउन पूरे देश में लगा हुआ था तो बम्बई, सूरत, दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा, पंजाब के जो प्रवासी मजदूर हैं उनको सरकार को, ख़ास करके उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों को, झारखंड की सरकारों को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। साथ साथ प्रवासी मजदूरों को अपने घर वापस आने के लिए परिवहन के साधन की अनुपलब्धता के कारण उन्हें अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस संदर्भ में आप चर्चा करके आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
और मुझे उम्मीद है कि